मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं ज्यादातर लेट ही घर वापस जाया करती थी। मेरा घर, जो हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही लिया था, हॉस्पिटल के करीब ही वाक़ था, सो मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। एक दिन शाम के 5 बजे की बात है कि मैंने क्लिनिक पर आने वाली औरतों में से एक लड़की को काफी गैर मामूली पाया। लड़की ने अपना चेहरा खुला रखा था, जबकि इसके हाथों पर दस्ताने थे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस गर्मी में लड़की ने दस्ताने क्यों पहन रखे हैं। उसके पाँव में जुराबें थीं, जबकि ये काफी डरी सहमी खड़ी थी। जहाँ ये लड़की खड़ी थी वहां सिर्फ औरतें ही थीं, मगर मैंने देखा कि लड़की के साथ एक हट्टा कट्टा 6 फुट लंबा आदमी भी था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी न थी, अलबत्ता मूंछें घनी थीं। ये आदमी लड़की के साथ साथ चल रहा था। उसके अंदाज से लग रहा था कि ये लड़की का शौहर है, जबकि लड़की डरी सहमी उसके इशारों पर चल रही थी। मुझे इन दोनों की जोड़ी काफी अजीब लगी, क्योंकि अमूमन कोई भी शौहर यूं बीवी के साथ लाइन में खड़ा नहीं होता। बतौर असिस्टेंट और यहाँ की मॉनिटर, मैंने उस आदमी को वहां से दूर खड़े रहने की हिदायत की कि ये जगह औरतों के खड़े होने की थी, मगर उस आदमी पर जरा असर नहीं हुआ। वो सारा वक्त अपनी बीवी के साथ ही रहा। मुझे उसकी ये हरकत बड़ी नागवार लगी, मगर मैं कुछ बोली नहीं कि मेरी मजबूरी थी। यहाँ पर मरीजों की काफी इज्जत की जाती थी। प्राइवेट हॉस्पिटल जो था, बहरहाल थोड़ी देर गुजरी कि इन लोगों की बारी आ गई। मैंने देखा कि लड़की के साथ साथ ये आदमी भी पर्ची लिए डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि डॉक्टर के कमरे में सिर्फ एक ही मरीज जा सकता था। वैसे भी इन दिनों हालात ऐसे थे कि ज्यादा लोगों को एक साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। मगर इस आदमी के इखलाक गिरे हुए थे। ये अपनी बीवी के साथ मेरे मना करने के बावजूद डॉक्टर के कमरे में आ गया। आज ओपीडी इंचार्ज भी नहीं आया था, इसलिए सारे काम मुझे ही करना पड़ रहे थे। डॉक्टर साहिब ने मुझे इशारे से कहा कि मैं इस आदमी को बाहर जाने का कहूँ। मैंने इससे बड़ी इज्जत से बात की, मगर यह बिफर गया। बोला कि मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलूंगा। मैंने कहा, मोहतरम, आपको अपनी बीवी चेक करवानी है तो आप जरा दूर चले जाइए। ऐसा मुमकिन नहीं कि आपके होते हुए चेकअप हो जाए। वो इस बात पर और गुस्सा करने लगा। बोला, यहाँ कोई औरत नहीं है, मैं कैसे डॉक्टर पर भरोसा करके अपनी बीवी को यहाँ छोड़ दूं। मैंने कहा, मैं यहीं कमरे में रहूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर वो आदमी किसी तौर नहीं मान रहा था। तब मैंने इस मसले का हल निकालते हुए उस आदमी को दूसरे कमरे में आने का कहा। यहाँ दिहाई माहिर और काबिल डॉक्टर थीं। मैंने कहा, आपको लेडी डॉक्टर के पास अपनी मरीजा को छोड़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो आपको कोई एतराज भी नहीं होगा। आप चले जाइए, हम इन्हें चेक करके ही आप तक पहुंचाएंगे। मगर वो आदमी अजीब सिद्दी और अड़ियल था। बोला, मैं अपनी बीवी को किसी सूरत अकेले नहीं छोड़ूंगा। तब डॉक्टर शाजिया को भी गुस्सा आ गया। बोली कि तुम अपनी बीवी को जहां से मर्जी चाहो चेक करवा लो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो हमारी बात भी न मानते हों और हमसे इलाज भी करवाना चाहते हों। डॉक्टर शाजिया के ये कहने की देर थी कि आदमी को गुस्सा आ गया। उसने लड़की का हाथ जोर से खींचा और उसे अपने साथ ले जाने लगा कि लड़की गिरकर फर्श पर बेहोश हो गई। उसने आंखें मूंद दी और वो दर्द से कराहने लगी। ये देखकर उस आदमी को जरा रहम आ गया। बोला, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से इसे चेक करो, देखो क्या मसला है, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। आदमी की धमकी सुनकर हम भी हैरान रह गए। खैर, मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, पर्दे आगे किए और लड़की को बेड पर लेटा दिया। उसकी हालत नाजुक लग रही थी। इससे पहले कि मैं उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगाती, लड़की ने झट से आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। उसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। डॉक्टर शाजिया भी ये मंजर देख रही थी। इन्होंने दरवाजे को बगौर देखा। कुंडी लगी हुई थी, खतरे की बात न थी। वो भी आकर बेड के पास खड़ी हो गई। तब लड़की सरगोशी वाले अंदाज में बोली, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मुझे 2 दिन के लिए यहाँ एडमिट कर ले। मैं आपको अपने बारे में सब बता दूंगी, मगर मुझे मेरे शौहर के पास वापस न भेजें, वरना वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। ये कहते हुए लड़की ने अपने हाथ जोड़ दिए। तब मेरी नजर उसके दस्तानों पर पड़ी। मैंने उसके हाथों से दस्ताने उतारे।
ये देखकर मुझे हैरत हुई कि उसके हाथों पर चाक की हुई थी। उसने जल्दी से मुझे वापस दस्ताने पहनाने का कहा। बोली, मेरा शौहर आ जाएगा, जल्दी से मुझे दस्ताने पहना दीजिए। आपने मुझे यहाँ 2 दिन के लिए एडमिट करना है। वो गुस्सा तो करेगा, इसलिए ऐसा ना हो कि और ज्यादा बिगड़ जाए। लड़की ने अपनी जुराबें भी वापस पहनी। इसके हाथों और पांव दोनों जगह हल्दी लगी हुई थी। पांव पर हल्दी काफी गहरी थी, जबकि हाथों पर हल्का रंग था। लड़की की बात सुनकर हम उसका साथ देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर अभी हम इसका साथ ना देते तो वो मायूस हो जाती, जबकि उसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल होगी। मैंने लड़की को तसल्ली दी और कहा कि हम तुम्हारे शौहर से तुम्हें यहाँ रखने की इजाजत ले लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लड़की ने हमारा शुक्रिया अदा किया। बोली, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगरचे मुझे कोई बीमारी नहीं है, मगर इसके घर से निकलने का वाहिद तरीका यही था कि मैं कोई ना कोई नाटक कर लूं, मैं लड़की की बात समझ गई। फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने उसे तसल्ली दी। हमने तुम्हारे शौहर को बता दिया है कि तुम अब यहाँ 2 दिन के लिए एडमिट रहोगी, वो तुम्हें लेने नहीं आएगा। लड़की हैरान होकर मुझे देखने लगी। बोली, आप सच कह रही हैं? मगर ये मेरी गलत फहमी थी कि वो आदमी कुछ कहेगा नहीं। थोड़ी ही देर में वो तनतनाता हुआ कमरे के अंदर आ गया। बोला, मैं अपनी बीवी के बारे में जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे जो भी बीमारी है, इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। मैं अपने कुछ लोगों को यहाँ भेज दूंगा जो इसका ख्याल रखेंगे। इस वक्त मुझे जाना होगा। आदमी ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, जबकि उसकी आवाज सुनते ही सायरा ने आंखें मूंद ली थीं। वो यकीनन इस आदमी से बहुत डरती थी, मगर इस डर की वजह क्या थी, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी चला गया। कुछ वक्फे के बाद मैंने देखा कि 3 नौजवान उसी वार्ड के बाहर आकर खड़े हो गए जहां पर सायरा दाखिल थी। सायरा का तो सांस लेना भी मुहाल हो गया। ये तीनों आदमी मुसलसल सायरा के बेड को देख रहे थे। इन्होंने बेड नंबर भी मुझसे पूछ रखा था, जबकि सायरा को कोई तकलीफ न थी। ना ही मैं इसे कोई दवा दे सकती थी, ना ही इंजेक्शन लगा सकती थी। खैर, काफी देर गुजर गई। इन नौजवानों में से एक भी टस से मस न हुआ। ये दोनों इसी तरह बाहर खड़े चहलकदमी करते रहे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स राउंड पर आ गए। सायरा कहने लगी कि मुझे बाथरूम जाना है, मेरी मदद करो। मैं उसका इशारा समझ गई थी। सायरा इन लोगों से बचकर मुझसे बात करना चाहती थी। मैंने उसे सहारा दिया और बाथरूम तक ले गई। सायरा को बाथरूम भेजने के बाद 2 मिनट बाद मैं भी अंदर चली गई। वो परेशान लग रही थी, मुझसे कोई बात करना चाह रही थी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूं, खड़ी थी। तुम्हें हुआ क्या है? ये आदमी कौन लगता है तुम्हारा? कुछ तो बताओ, क्या वाकई तुम्हारा शौहर भी है या नहीं? हाँ हाँ, मेरा शौहर है, इस बात की तुम फिक्र नहीं करो, मगर मैं इस आदमी के साथ मजीद नहीं रह सकती। अब ये मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता। तुम बताओ, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो? सारा ने कहा तो मेरी जान ही निकल गई। मैं जानती थी कि जिस आदमी की ये बीवी है, जिस तरह की ताकत का वो मालिक है, मुझे कभी भी इसे सहारा देकर मुश्किलात से निजात ना मिलेगी। ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, फिर क्या करूंगी? मेरा तो ताल्लुक भी गरीब घराने से था। इतनी ताकतवर खानदान से ताल्लुक न रखती थी कि इस जैसे बदमाश गुंडों का मुकाबला कर सकूं। कुछ सोचकर मैंने हामी भर ली। हाँ सायरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो, मुझे अपनी चादर दे दो। थोड़ी देर के लिए मेरे बेड पर लेट जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊं तो तुम ये मेरे बेड पर लेट जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊं तो तुम किसी तरह हालात को संभाल लेना। पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो नौजवान नजरें जमाए बैठे हैं, वो फौरन पहचान लेंगे। अभी तक तो डॉक्टर्स भी चले गए होंगे। मैंने कहा, बहरहाल मैंने इसका हल ये निकाला कि थोड़ी देर के लिए कमरा बंद किया और एक बेड को वार्ड से निकलवा दिया। बेड का नंबर वही रहा। कोने वाले बेड को खिसकाकर मैंने दूसरी तरफ कर दिया, जबकि सारा वाले बेड की जगह एक और बेड आ गया। चूंकि वो लोग हॉस्पिटल के कवानीन से मजबूर थे, अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए इन्होंने सिर्फ बेड नंबर पर नजर रखी हुई थी। जबकि सारा की जगह अब कोई और औरत आ गई थी। ये एक बूढ़ी औरत थी। मुझे इत्मीनान हो गया। सारा को मैंने पिछले दरवाजे से निकालकर अपनी सहेली सुहेला को कॉल की।
वो यहीं पर हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में रहती थी। मैंने उसे कहा कि एक लड़की नीले रंग के कपड़ों में मलबूस की तरफ आ रही है। तुम इसे अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखो, उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या करना है। इन लोगों के होते हुए मैं ज्यादा फोन पर भी बात नहीं कर सकती थी। इनकी नजरें मुसलसल मुझ पर थीं। एक दो बार मैं सायरा को बाथरूम लेकर गई तो इन लोगों ने मुझे घूर कर देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था, जहां पर मैं और मेरी वालिदा रहते थे, और ये हॉस्टल के करीब वाक़ था। हर बात की तसल्ली कर लेने के बाद रात के 11 बजे जब मैं फारिग हुई, सायरा को गए भी काफी देर हो चुकी थी। मैंने अपनी सहेली से कहा था कि वो किसी से इस बारे में बात न करे, ना ही मुझे बार बार फोन करे। रात के 11 बजे मैं हॉस्पिटल से निकली। मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे बहुत डर महसूस हुआ। उन लोगों से पंगा लेने का यही अंजाम होना था, मैंने दिल में सोचा। मगर अब क्या हो सकता था। मैं जल्दी से कदम बढ़ाती अपने घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाते हुए जहन में आ रहे थे। जैसे ही अम्मी ने दरवाजा खोला, मेरे सर पर किसी ने जोरदार जरब मारी। मैं अम्मी के कदमों में गिर गई। दो गुंडे हमारे कमरे में दाखिल हो गए। मैं अपना सर मलती रह गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने पानी के छींटे मार मार कर मुझे होश में लाया। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ था? बोली, बेटी, दो लोग आए थे, तेरे बारे में भी बातें कर रहे थे। इन्होंने कमरे में कोई चीज नहीं छोड़ी, हर चीज की तलाशी ली और फिर खुद ही चले गए। डरा धमका कर गए हैं कि अपनी बेटी को संभालो वरना बुरा हश्र कर देंगे। तुम बताओ बेटी, ये कौन लोग थे? क्या तुमने किसी से दुश्मनी मोल ली है बेटी? जानती हो ना मैं बेवा औरत हूँ। मैं तुम्हारे लिए अब ज्यादा जमाने से लड़ नहीं सकती। तू ऐसे काम क्यों करती है? अम्मा की आंखों से गिरने वाले आंसू मेरे गालों को भिगोने लगे। अम्मा, मैंने तो एक लड़की की मदद की थी, और मैं क्या कर सकती हूँ? आप बताओ, क्या मैंने गलत किया है? अम्मा बेबस थीं, वो भी क्या कर सकती थीं। बहरहाल खुशी इस बात की थी कि लोगों ने मेरा पीछा किया, मगर सायरा को नहीं ढूंढ सके। दूसरी तरफ अस्पताल में लोगों ने कोहराम मचा दिया। हर तरफ सायरा को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक सायरा यहीं से भागकर कहीं चली गई थी, जबकि सायरा हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद लड़की का शौहर भी आ गया। ये बड़े रोब वाला आदमी था। वार्ड बॉय की तफसीलात के मुताबिक इन लोगों ने हॉस्पिटल के एक एक बेड को चेक किया, मगर वो लड़की कहीं न मिली। फिर ये लोग गुस्से में बुड़बुड़ाते वहां से चले गए। हॉस्पिटल के स्टाफ को धमकियां भी दी कि तुम लोगों ने मेरी बीवी को भगाया है। बहरहाल वो लड़की वहां नजर नहीं आई। कुछ दिन तो ये लोग मुझ पर भी नजर रखते रहे। मुझे हर बात का अंदाजा हो जाता था कि कब मैं किसकी नजर में हूँ, मगर मैं जानती थी कि ज्यादा अरसा जब ये लोग मेरे आएंगे तो मेरे लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तब एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए नई मुसीबत लाएगी। अम्मा कहने लगी, ऐसे इन लोगों को और शक होगा, और वैसे भी वो लड़की महफूज है, तो हमें और क्या चाहिए। थोड़ी दिन इंतजार कर लो, थक हार कर ये लोग खुद ही चुप हो जाएंगे। बहरहाल जब इन लोगों को मुकम्मल यकीन हो गया कि सायरा मेरे पास नहीं है, तो इन लोगों ने हमारी जान छोड़ दी। मगर अब मुझे सुहेला से भी जवाब देना था। मैं इस लड़की को कहाँ लेकर जाती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मिल आखिर एक दिन सोचा कि उसे अपने ही घर ले आती हूँ। अब तो इन लोगों को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मगर फिर भी एहतियातन मैंने अम्मी से बात की। इन लोगों ने नानी से कहा। हम लोग सायरा को नानी के घर ले गए। नानी का घर शहर के बाहर मौजूद था। सायरा नानी के घर में महफूज थी। अब वो वहीं पर रहती, उनके घर के कामकाज करती। नानी ने मुझे बताया कि सायरा बड़ी खिदमतगुजार लड़की है। न सिर्फ ये कि वो उनका बहुत ख्याल रखती है, बल्कि उनसे बातें करती उनका दिल भी बहलाती है। उनकी बात से मुझे इत्मीनान हुआ था। काफी हद तक जब हालात बेहतर हो गए तो मैं नानी के घर गई। सायरा मुझसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिली। वो बहुत खुश लग रही थी, चेहरा भी निखर गया था, जबकि नानी के दिए कपड़े उस पर बहुत जच रहे थे। सायरा इस वक्त 15 साल की लड़की लग रही थी। वाकई खाने पीने से उसकी शक्ल ही बदल गई थी। मैं उसे कमरे में लेकर गई। मेरी उससे काफी अरसे के बाद बात हुई थी। हॉस्पिटल वाले वाक़े के बाद मैं तो उसे भूल ही गई थी, मगर उसकी फिक्र मुझे रहती थी। मुझे बताओ सायरा,
क्या तुम्हारे शौहर ने तुमसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश की? नहीं बाजी, अल्लाह ना करे कि अब ऐसा हो। उसकी आंखों में उदासी दर आई। मुझे बताओ, तुम्हारा शौहर के साथ क्या मसला है? कोई काबिले हल बात है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मुझे बता सकती हो। मेरी बात पर सायरा कानों को हाथ लगाने लगी। ना बाजी ना, अब मैं उस शख्स के साथ एक मिनट नहीं रहूंगी और ना ही मुझे उसके सामने दोबारा जाना है। सायरा की बात पर मुझे सख्त हैरत हुई। तब उसने बताया कि शादी के बाद उसकी जिंदगी मुकम्मल बदल गई थी और ये कि उसकी शादी एक मामूली शादी नहीं थी, बल्कि खानदानी दुश्मनी के नतीजे में होने वाले एक हादसे के बाद सायरा की शादी जबरदस्ती की गई थी। मगर सायरा के शौहर को उस पर जरा भी यकीन नहीं था। सायरा बताने लगी, बाजी क्या बताऊं, मेरे शौहर ने मुझ पर जिंदगी किस कदर तंग कर दी थी। मैं तो बदले में लाई गई थी, मगर मेरे शौहर ने न जाने मुझसे किस चीज का बदला लिया। मेरी शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि जब मैं सुबह उठती तो मुझे अपने हाथों पर हल्दी का रंग महसूस होता। रफ्ता रफ्ता मेरी समझ में बात आने लगी तो मेरा शौहर मुझे पीटने लगता। बहुत कम ही ऐसा होता कि हल्दी का रंग गहरा होता या फिर उसमें कोई गैर मामूली बात होती। मैं अपने शौहर से पूछती, सवाल करती, मगर वो किसी बात का जवाब ही नहीं देता था। सिर्फ मारता पीटता और अपनी जरूरियात पूरी करता। मैं इस सब से बहुत तंग आ गई थी। तब एक दिन मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे हाथों में रोजाना रात को हल्दी लगाता है और कोई वजीफा पढ़कर फूंक देता है। न जाने उसे किस जाहिल ने बताया कि हल्दी का रंग गहरा हुआ तो मैं पाकबाज, वरना मेरे किरदार में कोई ना कोई नुक्स है। अपने शौहर की इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने किरदार पर एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पहले तो वफा की देवी थी, मगर अपने शौहर की इस बात के बाद से मेरा दिल उठ गया। मैंने भी सोचा कि मैं इस आदमी के साथ अब न रहूंगी, मगर घर से निकलने का कोई तरीका नहीं था। तब मुझे वो सब करना पड़ा जो आप अब तक जान चुकी हैं, और आप समझ गई होंगी कि मेरी क्या मजबूरी थी। सायरा की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई मासूम लड़की है। मैंने कहा, अब तुम क्या करोगी? अपने शौहर से तलाक लिए बगैर तुम अपनी नई जिंदगी भी शुरू नहीं कर सकती, फिर जिंदगी कैसे गुजारोगी? वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मगर मुझे मर्द की जात से नफरत हो गई है। मैं आगे किसी मर्द के साथ अपनी जिंदगी वाबस्ता नहीं करना चाहती। अब मैं नहीं समझ पा रही कि उसकी कैसे मदद करूं। ऐसे में तलाक तो हो नहीं सकती कि उसका शौहर उसकी तलाश में है, जबकि सायरा की अभी उम्र ही क्या है। एक जिंदगी उसकी आगे पड़ी है, वो जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? आप ही बताएं, मैं उसकी कैसे मदद करूं? सायरा को मेरे घर रहते हुए 3 साल हो चुके हैं। अब तो नानी भी बूढ़ी होने लगी हैं। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उनके बाद न जाने सायरा का क्या होगा।